हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर, और अपनी इस प्यारी सी स्पेशल क्लास के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है। एंड इट इज नॉट ओनली कोई स्ट्रेटजी वीडियो या कुछ वैसा मोटिवेशनल वीडियो टाइप का नहीं है, हम एक रियलिस्टिक एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट 21 का एग्जामिनेशन दिया होगा, एंड वो लोग भी उतने ही सरप्राइज्ड हुए होंगे जितने लगभग सारे के सारे टीचर्स और बाकी बच्चे हुए हैं, है ना? सो यस, दिस ईयर फिजिक्स पेपर वाज वेरी वेरी मच सरप्राइजिंग। तो इस बार का जो पेपर हुआ है उस पेपर को मद्देनजर रखते हुए एनटीए की तरफ से कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी गई है। जब एनटीए ने पेपर का पैटर्न चेंज किया था, जब एनटीए ने पेपर के पैटर्न के अंदर कहा था कि हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चंस डालने वाले हैं, तब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार पेपर जो है वो और आसान हो जाएगा क्योंकि बच्चों के पास में ऑप्शंस होंगे। किसी ने भी ये दिमाग नहीं लगाया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम होता है। सर आप नया कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे? निकिता, मेरा जो नया कोर्स है प्लस के ऊपर वो स्टार्ट हो जाएगा 22 सितंबर से, और उसके अंदर हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग 12th पढ़ रहे होंगे, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे निकिता। सो सी यू देयर। उस कोर्स के अंदर मैं इंतजार करूंगा कि आप और बाकी जितने भी आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे और मचाएंगे फिर वहां पर, ठीक है ना? काफी अच्छे से पढ़ेंगे फिर, ठीक है? ममता, हाउ आर यू सर? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एंड सर कब तक खत्म होगा सिलेबस? यार देखो, अब थोड़ा ऐसा है ना कि नीट 2021 के एग्जाम के खत्म होने का इंतजार था, है ना? अब ऐसा है कि चीजें थोड़ी बहुत रिदम में आ गई है। 22 को लेके थोड़ा बहुत हमारा रुझान जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि विद इन 6 मंथ्स, है ना, विद इन 6 मंथ्स का पीरियड जो होता है वो मतलब पूरा 11th एंड 12th दोनों का बोल रहा हूँ मैं, उसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। उसी तरीके से आपकी क्लासेस जो है वो प्लान करी जा रही है, ठीक है? तो मैं प्लस क्लास में जो कोर्स वगैरह स्टार्ट करूंगा ना, उसमें आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा हम किस तरीके से सिलेबस को टैकल करने वाले हैं, क्विज, डीपीपीज वगैरह सब कुछ, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, है ना? तो प्लस वालों के लिए सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। बाय द वे, मैं प्लस के अंदर बहुत ज्यादा प्लानिंग से पढ़ाता हूँ बच्चों। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ थ्रू डीपीपीज। डाउट सेशंस काफी ज्यादा रहते हैं मेरे, ठीक है ना? सो ऑल इन ऑल मतलब बिल्कुल वैसा ही फील आता है बच्चों को जैसा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आता है। तो देखते हैं कितने बच्चे क्या कैसा क्या रहता है, ठीक है? देखते हैं किस तरीके से हमारा जो है सिलेबस रन होता है। सर 11 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या आप पहले? निकिता, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने 11 से सिलेबस स्टार्ट किया था, बाकी जो भी प्लानिंग है वो मैं आपको बता दूंगा ना। फिलहाल 12th का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर 11th के पोर्शन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, है ना? हम लोग इसको प्लान करेंगे अच्छे से, है ना? अभी तक की प्लानिंग ये है कि मेरा जो प्लस कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 22 सितंबर से, एंड वहां पर फिर मैं सारी की सारी प्लानिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हम लोग प्लस के अंदर सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? चलो, हाँ तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन के अंदर कुछ चीजें स्पेशल होने वाली हैं। तो मैं सेशन का प्लान बता देता हूँ। देखो, मुझे ना केवल और केवल कोरी बातें करना नहीं आता, मतलब कि आपके सामने बैठ जाओ और आपको थोड़ा ज्ञान देते रहो, स्ट्रेटेजी बताते रहो और ये सब कुछ है ना ही। मैं आपको यहाँ पर 22 के लिए कोई प्लानिंग बताने आया हूँ कि इस तरीके से प्लान करो, इतने घंटे पढ़ो, ये करो वो करो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के अंदर बताने आया हूँ कि सबसे पहले अपने दुश्मन को जानो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जब आप, ध्यान देना मेरी इस बात के ऊपर, किसी से लड़ने जा रहे हो, है ना, और नीट का एग्जाम तुम्हारे लिए लड़ाई से कम नहीं है। जो नीट का पेपर है वो तुम्हारे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, तुम्हें उस पर डेफिनेटली जीत हासिल करनी है। तो आप अपने शत्रु को तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप अपने शत्रु को जब तक नहीं हरा सकते जब तक आप उसे अच्छे से नहीं जानते हो। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो आपको मदद करेगा अपने शत्रु को बेटर तरीके से जानने के अंदर।
खासकर फिजिक्स जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होता है नॉर्मली बच्चों के लिए, उसके बारे में मैं आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, काफी अच्छे अच्छे इंसाइट्स बताऊंगा जो कि इस बार थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में सभी लोगों को? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलो 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 चलो, ये लो ये लो। तो मेरे बारे में बता देता हूं बच्चों। मेरा नाम है सुभाष और आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे या पहली बार मिल रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं बच्चों, जयपुर राजस्थान से। और जैसे ममता मेरे से पूछी थी आप सही हो क्या, तो बताऊंगा अभी उसके बारे में भी, क्यों यूट्यूब के ऊपर मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ जोया एंड ममता एंड सभी लोगों को। ठीक है ना? तो बच्चों जयपुर से बिलोंग करता हूँ, बीटेक किया हुआ है फ्रॉम एनआईटी सूरत, है ना? काफी अच्छी रैंक्स पे आई है, 7+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड एक बुक है जिसका ऑथर भी हूं मैं, मोस्ट वांटेड फिजिक्स। ठीक है ना सर? मेरे मोबाइल में आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही भावना, आपको दिन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हेलो जोया, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो यार अपन अनअकैडमी को थैंक्स बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। मैं यहाँ पर और यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंडक्ट कर पा रहा हूँ और बहुत सारे ऑसम प्लस कोर्सेज में क्रिएट कर पा रहा हूँ जो कि अल्टीमेटली बच्चों को हेल्प करते रहेंगे, राइट? एंड अनअकैडमी के ऊपर आप बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, फोड़ना चाहते हो नीट को, तो यू कैन पार्टनर विथ नीट यूजी, है ना? ये आपका परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। अभी इस टाइम पर स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है बच्चों, स्पेशल प्राइस वीक। यहां पर आपकी जितनी भी प्राइजेस हैं वो 10% रिड्यूस कर दी गई है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो आप नीट यूजी का प्लस कोर्स लेते हो, पहले इसकी 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन था उसकी प्राइस थी 38,500 और अभी ये हो गई है 31,185, यानी कि लगभग 7,000 का प्राइस रिडक्शन हुआ है। और ऐसे ही आप आइकॉनिक के अंदर चले जाओगे तो आप देख रहे हो ना 19,000 तक का भी फाइनली रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ही नहीं रुकता हमारा ये काम। अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे ना आजाद लाइव, तो आपको और एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट होगा। मतलब दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल प्राइस वीक। आप इस वीक के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो अल्टीमेटली आप करोगे ही ना यार, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। इस वीक के अंदर अगर आप बाय करते हो, बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 17 सितंबर तक ही ये ऑफर है, उसके बाद में बंद हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि 17 सितंबर से पहले आप लोग इसको जरूर जरूर बाय कर लें। ठीक है? यस बच्चा, ये थोड़ा सा इंटरनेट की जो स्पीड है ना उसके फ्लक्चुएट करने की वजह से हो रहा होगा, है ना? तो अभी ये ठीक हो जाएगा। आप मुझे बता देना, जैसे ही ठीक हो जाए मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना? फिर अनअकैडमी के ऊपर जो प्लस क्लासेस है उनका बेनिफिट ऑलरेडी आपको पता है। आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ रहे हो, सारी की सारी क्लासेस लाइव है, इंटरेक्टिव है, सारे के सारे टेस्ट क्विजेस वगैरह, सारा का सारा कोर्स आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। बहुत सारे नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, जैसे एम्स रैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सारी की सारी फैकल्टीज वेल नोन है, इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। समर्थ बैच हो गया जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अद्वितीय बैच स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से। नीट ड्रीम टीम, ये आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं, सोचो एक ही बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं फ्रॉम 17 सितंबर। स्कॉलर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, तमन्ना मैम और वैभव कुमार, इन सभी एजुकेटर्स को आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप इनकी रेस्पेक्टिव स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा। मेधावी बैच स्टार्ट हो रहा है, साकार बैच स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से, पूजा मैम, स्वाति मैम, है ना? ये सब वेल नोन फेसेस है। अब बच्चों ये एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो। तो जैसे आप अगर कॉम्बो बाय करोगे, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, आप सीबीएसई 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लिया और नीट के लिए आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया, तो 12 या 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं मैं बच्चों ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा आ जाएगी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, प्लीज वेट, है ना? सही हो जाएगा अभी सब कुछ,
ठीक है बच्चा, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा नीट के इस बार के पेपर के बारे में बता देता हूं। इस बार का पेपर जो था उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए था कि पेपर का लेवल जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव किया गया, और उसका सबूत क्या है, ठीक है ना। तो इस बार का जो फिजिक्स का पेपर का लेवल है, ठीक है ना, लेवल जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। अब हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट क्यों नजर आ रहा है, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि नीट 2018 के अंदर, नीट 2018 के अंदर पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, मतलब ना उसको डिफिकल्ट कह सकते हैं ना उसको बहुत ही आसान कह सकते हैं। फिर एनटी ने क्या करा, अचानक से लेवल को ड्रॉप कर दिया। नीट 2019 के अंदर पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया गया, और इसको कंटिन्यू रखते हुए नीट 2020 का जो पेपर है उसके अंदर तो बिल्कुल एकदम सारे के सारे हथियार ही डाल दिए एनटीए ने, पेपर को बहुत ही आसान बना दिया। तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो नीट 2020 का एग्जाम था, हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे थे हमारे इस एग्जाम को। इसलिए हमें जो नीट 2021 का पेपर है वो क्या लग रहा है, वेरी डिफिकल्ट लग रहा है ना। बट क्या असल में ऐसा है, क्या असल में पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था? तो इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि आपको जो 45 क्वेश्चंस करने होते हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कौन से क्वेश्चंस मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, और कौन से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं कि अगर आपने ट्रिक नहीं आती है आपको या आपको चीजें याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, आपने पहले उस तरीके का क्वेश्चन नहीं किया आप नहीं कर पाओगे। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपन? एक तो हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपने एक बार भी सिलेबस को ऊपर ऊपर से किया है तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक होते हैं हमारे मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि 2 अलग अलग चैप्टर से उठा के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। नॉर्मली बच्चे इनके अंदर डिफिकल्टी फील करते हैं। और फिर आते हैं आपके ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पहले कभी किए हुए नहीं है, जिसने किए हुए हैं या जिसको वो जो ट्रिक है वो याद है वही ऐसे क्वेश्चंस कर पाएगा। तो ऐसे 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि क्यों 18 का पेपर मॉडरेट था, क्यों 19 और 20 का पेपर इजी था, और क्यों 2021 का पेपर जो है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट था। कितने कितने क्वेश्चन हर कैटेगरी के अंदर थे फिजिक्स के अंदर, जो 45 क्वेश्चन करने थे उसमें से, ठीक है ना। तो अगर अपन नीट 2018 की बात करें बच्चों, तो नीट 2018 के अंदर आपके लगभग 35 क्वेश्चन, 32 टू 35 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है। मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे आपके, लगभग 8 टू 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड थे, है ना। और कुछ आपके ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, लगभग 3-4 क्वेश्चंस जो थे वो आपके ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, है ना। एक रेंज बता रहा हूं मैं क्योंकि कई क्वेश्चन हो सकता है किसी को मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड लगे, किसी को आसान लगे, कई क्वेश्चन हो सकता है किसी को ट्रिकी लगे, किसी को, मैं ओवरऑल बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चंस ऐसे लगे, ठीक है। फिर जब 2019 का पेपर आया तो यहां पर बिल्कुल एक तरीके से एनटीए ने हथियार डालने का काम किया था। 2019 के पेपर के अंदर लगभग आपके 38 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, 38 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। आपके लगभग
4 क्वेश्चन जो थे वो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड थे और जो आपके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी क्वेश्चंस थे। बल्कि इनफैक्ट आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर और ज्यादा था, बट मैं बिल्कुल एहतियात के तौर पर कि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए ये कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। 2020 के अंदर लोगों को लगता था कि यार इस बार पेपर आसान आया, वापस से डिफिकल्ट आएगा, लेकिन 2020 में और डाउन कर दिया। 2020 के अंदर लगभग आपके 42 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट थे, 3 क्वेश्चन आपके मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड थे और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपका पढ़ा हुआ ना हो, आपका देखा हुआ ना हो। सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी के अंदर थे। और अब क्या हुआ, आपका जो नीट 2021 का पेपर है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक तो पेपर का पैटर्न चेंज किया गया। तो सबसे पहले तो आपके 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसमें से 35 मैंडेटरी थे एंड 10 आउट ऑफ 15 आपको करने थे, 10 आउट ऑफ 15 आपको करने थे। अब दोनों में अलग अलग मैं बताता हूं कि 35 में से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कितने क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड थे, कितने क्वेश्चन ट्रिकी थे, डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों 35 में से लगभग इस बार 22 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। 22 टू 25 कर लो, अगेन किसी को लगेगा ये डायरेक्ट था, किसी को लगेगा नहीं था, ठीक है ना। और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड थे और 7 से 8 क्वेश्चन ही आपके लगभग नॉट 7 to 8, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो थे वो आपके ट्रिकी क्वेश्चन थे। समझ रहे आ रहे हैं? वापस एक बार कैटेगरी बता देता हूं। लगभग 22 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने सिंपल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फैक्ट भी पढ़ा होगा, तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको मल्टीपल चैप्टर्स की नॉलेज चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, है ना, मैंने इवन पेपर का पूरा एनालिसिस आपके लिए, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही हवा में चल रहा है काम। मैं अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और हर क्वेश्चन की खासियत बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनटीए अब अगले साल के लिए क्या चाहता है। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपने शत्रु से लड़ाई करने से पहले अगर आप उसके बारे में जान लेते हो तो ये मान लो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो अपने आप ही, ठीक है। अब ये जो तुम्हें 15 क्वेश्चन करने थे, जिसमें 15 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 10 ही करने थे, ठीक है ना। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे, लगभग 2 ही क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट थे, 2 ही क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके आइदर मिक्स्ड कंसेप्ट थे या फिर ट्रिकी थे, ठीक है। तो लगभग 10-1 क्वेश्चन आपके मिक्स्ड कंसेप्ट थे और लगभग 3 क्वेश्चंस आपके ट्रिकी थे। इस तरीके से आपकी कैटेगरी डिवाइड हुई थी। तो अब आप देख रहे हो कि यार इस बार ये वाला जो एरिया है ये ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं, और ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं प्लस ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्लस सेम टाइम के अंदर करना पड़ा है। इसका मतलब डेफिनेटली इस बार का जो पेपर का लेवल था वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। 3 फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ ऐड हो गए, पेपर का पैटर्न चेंज होना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बढ़ना और इन कैटेगरीज के क्वेश्चंस का बढ़ना। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि इंडीड योर क्वेश्चन पेपर was डिफिकल्ट। अब चलो आ जाओ, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इस मौके पर, शिकायत करेंगे एनटीए से कि यार एनटीए क्या कर रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों बना रहा है, हमें तो वैसे भी मेडिकल फील्ड के अंदर फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये वो सब कुछ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो, अगर हम केवल और केवल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना बच्चों, तो पेपर डिफिकल्ट ही जान पड़ेगा, मतलब वेरी डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलोगे सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर बहुत ज्यादा टफ लगा है, इवन बहुत सारे टीचर्स ने भी हमें ऐसा कहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हाँ ठीक है पेपर का लेवल अच्छा था, डिफिकल्ट माना जा सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट वेरी टफ की कैटेगरी में नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि एनटीए साफ साफ ये चाहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हो वो काफी नहीं है, आपका एग्जाम टेम्परामेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब यहां पर पेपर
या तो लोगों को आसान लगा या हल्का सा डिफिकल्ट लगा जिनका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा था। जिन्होंने फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे तो वो घबराए नहीं, उनको पता था कि थोड़े आसान क्वेश्चन भी आने वाले हैं, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाला। पेपर उनका ज्यादा बिगड़ा है जिन्होंने फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन देखे, उनसे नहीं हुए और वो घबरा गए, डर गए, और डर के मारे फिर उनसे जो आसान आसान क्वेश्चन है वो भी नहीं हो पाए। तो सबसे पहली चीज, क्या एनटीए अगले साल पेपर का लेवल डिक्रीज करेगा? नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखना। अगले साल भी एनटीए के द्वारा इसी तरीके का पेपर आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। दूसरी चीज, तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो इतने डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार ही नहीं है, हम करेंगे तुम्हें तैयार। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, पेपर के साथ साथ एग्जाम टेम्परामेंट का भी डेवलप होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, टेस्ट दो, सारे के सारे क्विजेस, सारे के सारे असाइनमेंट, डीपीपीज वगैरह सॉल्व करो, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना बच्चों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये सारी की सारी बातें हम लोग कंक्लूड करेंगे, बट पहले हमने जो भी कुछ अभी एनालिसिस किया है इसको मैं 10 क्वेश्चंस की फॉर्म में, 10 क्वेश्चन, मैं उन 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा पेपर के अंदर जो कि बच्चों का दिमाग खराब कर रहे थे। मतलब जिनके ऊपर अगर बच्चे ने ज्यादा टाइम लगाया है ना, या जिनकी वजह से बच्चा घबरा गया, उस बच्चे का पेपर बिगड़ा है। ऐसे 10 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं, एंड फिर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा हमारे इस सेशन का कि फाइनली एनटीए हमसे चाहता क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है हमारी नीट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है सभी लोगों को? अच्छा, कितने लोग थे जो नीट 21 के अंदर अपीयर हुए थे, मुझे ये बताओ। काफी सारे बच्चे लाइव बैठे, कितने बच्चे थे जो 21 के अंदर अपीयर हुए थे? यस एंड नो टाइप कर दो फटाफट से, है ना। जो बच्चे नहीं हुए ना वो भी देखो, जो बच्चे देने वाले हैं 22 के। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं? वी ओनली लर्न अबाउट डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? कि उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 0, उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा, पीई साइन थीटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पीई नेगेटिव पी कॉस थीटा, है ना, वो रोटेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यही तो पढ़ते हैं हम। मैं इस बार भी पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस पढ़ी, आप जाके देख लेना। मैं एग्जैक्टली बच्चों को ये चीज बताता हूं जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, एग्जैक्टली कि बच्चों ध्यान रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके डायपोल के ऊपर फोर्स 0 होता है, बट अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आपके डायपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन के अंदर तो लिख ही नहीं रखा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड कंसेप्ट। ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखना, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता होना चाहिए था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और अगर पैरेलल नहीं होती तो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर चली जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, और पास पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है,
आपको डायपोल के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे और आपको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे। इन तीनों को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब आप सोचो अपनी गिरिबान के अंदर झांक के कि क्या तुमने अभी तक जो तैयारी करी है कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? क्या तुमने अपनी तैयारी करी है कभी इस नजरिए से? इसलिए मैं बोलता हूं भाई साहब, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है जिसका एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। वैसे मेरा पर्पस यही है कि मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊं, बट सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जा रही है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2। आप देख रहे हो कि जो E1 की वैल्यू है वो डेफिनेटली E2 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि E1 पर फील्ड लाइंस और दूर हो गई, E2 पर थोड़ी फील्ड लाइंस पास पास थी। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आओ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो फोर्स भी अलग अलग लगेगा। कैसे अलग अलग लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, कितना? Q इंटू E1। और इसके ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, कितना? Q इंटू E2। एंड डेफिनेटली Q इंटू E2 जो फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा Q इंटू E1 के कंपैरिजन में। इसका मतलब आपका जो नेट फोर्स होगा, इसका मतलब जो आपका नेट फोर्स होगा वो आपको टुवर्ड्स राइट मिलेगा। राइट डायरेक्शन के अंदर तुम्हें नेट फोर्स मिलेगा। ये पता होना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों ये फील्ड लाइंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म में कैसे पता लगाते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है कहां पर कम होती है, चित्र को देख के। अब ये सब चीजें मैंने बताई हुई है, मेरी क्लासेस में जाके देखना तुम। ठीक है, एंड फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार, एक के ऊपर फोर्स कम लग रहा है, एक के ऊपर ज्यादा लग रहा है। जिसके ऊपर ज्यादा लग रहा है उसकी तरफ अपनों को फील्ड लाइन ले जानी है। ठीक है, हेलो निशी, हाउ आर यू बेटा? इफ यू आर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग माई क्लासेस, है ना? यस, दिस क्लास इज फ्री। हाँ निकिता, मैंने YouTube के ऊपर जो क्लासेस लिए ना मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अब जैसे प्लस के अंदर करूंगा तो प्लस के अंदर तो आप पढ़ोगे, है ना? आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो YouTube के ऊपर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमें इतना तो पता पड़ गया कि हमारा डायपोल जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव करने वाला है। निशी, क्लास अटेंड करो एंड फिर अपन लोग बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, है ना? बाय द वे, अगर क्लास अच्छी लगे तो ट्राई करना मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो करके रख लो ताकि मेरी आगे की क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे। ठीक है, नाउ तो हमें इतना तो पता पड़ गया कि हमारा डायपोल जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है। बट अभी भी हम राइट आंसर तक नहीं जा सकते बच्चों। अभी भी हमें इस वाले आंसर के अंदर और इस वाले आंसर के अंदर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों में टुवर्ड्स द राइट बोल रहे हैं। अब क्या करें, तो फंस गए वापस से। तो फिर हमें अगला जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोग पढ़ते थे बच्चों, ठीक है? नो सर, एम यूट्यूब स्टूडेंट मे बी अटेंड। अच्छा ओके, एक नितिका अलग, एक निकिता अलग है, ठीक है ना? हाँ नितिका, आप यूट्यूब के ऊपर कर सकते हो, है ना? यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस के ऊपर अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बट मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके रखो ताकि हर जगह पता रहे आपको कौन सी क्लास कहां पर हो रही है ना? रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। अब अपन आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते चले जाते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। तो आपका डायपोल जो है वो धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जानी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। टुवर्ड्स राइट ये मूव होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। आसान क्वेश्चन था, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं थी,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन किया गया और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है ना। सर मुझे स्टार्टिंग से क्लासेस करनी है, मैं क्या करूं? बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग का मतलब ये है 11th भी पढ़ेंगे 12th भी पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, है ना, बट दोनों चीजें स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग है ना, देखो या तो जितने भी नए बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं ना बेटा, आप तो सब्सक्राइब हो है ना, तो जितने भी नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोई भी एक बैच पकड़ लो, सारे टीचर्स अच्छे हैं, तो उस बैच को शुरू से ज्वाइन करो। और अगर आप मुझको ज्वाइन करना चाहते हो कि सर हमें आपके किसी बैच के अंदर एनरोल होना है, तो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 22 से, 22 ऑफ सितंबर से, है ना। तब तक आप YouTube के ऊपर स्पेशल क्लासेस के ऊपर मेरी क्लासेस देखो, आपको थोड़ा और भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार इस आदमी से पढ़ा जा सकता है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तब तक फिर 22 से हमारा प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर कैन आई क्रैक नीट 2022 स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एज अ फ्रेशर? हाँ, यस यस यू कैन डू इट। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने IIT का एग्जाम क्रैक किया था इन लेस देन 3 months प्रिपरेशन। ये खुद का पर्सनल एग्जांपल है, सबके लिए वर्क नहीं करता, पता नहीं मेरी शायद हो सकता है किस्मत अच्छी हो उस टाइम पर, बट मेरा हो गया था, तो मेरे को हमेशा पॉसिबल लगता है ना। मैं ऐसे कुछ आपको फेक मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा। फॉर मी इट वॉज पॉसिबल, दैट्स आई एम सेइंग फॉर यू इट माइट बी पॉसिबल, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो। अब ये क्वेश्चन क्या है यार, ये क्वेश्चन किस चीज का एग्जांपल है? तो ये मिक्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन का एग्जांपल है। ट्रिकी क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को हम डालेंगे ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में। क्या ट्रिक है यार यहाँ पे? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, एक सिंपल सा सर्किट है ना। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के अक्रॉस वोल्टेज हमें दे रखा है और हमें करंट की वैल्यू पूछी गई है, सॉरी जेड की वैल्यू पूछी गई है। अब इसमें क्या है निकिता पूछे, सर आप 22 से ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हो ना, या फिर 11th एंड 12th वाला? अभी मैंने ड्रॉपर के लिए किया है, फिर मेरा एक और बैच स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो, ड्रॉपर कह लो या कुछ भी कह लो, बेसिकली बैच क्या होता है? नीट का बैच होता है। मतलब बेसिकली जो नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो हमारा टारगेट रहता है। तो हम तो दोनों ही पढ़ाते हैं भाई साहब, हम 11th भी पढ़ाते हैं 12th भी पढ़ाते हैं, तो उसको नॉर्मली ड्रॉपर बैच कहा जाता है। अब ड्रॉपर बैच का मतलब ये मत ले लेना कि सर आप एक ही साल के अंदर 11th भी पढ़ाओगे 12th भी पढ़ाओगे तो वहां तो बहुत जल्दी जल्दी चलेगा सब कुछ। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ आराम आराम से होगा। रिलेवेंट चीजें आपको बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आराम आराम से करवाई जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग टीचर्स की स्टाइल पे डिपेंड करता है। मेरी स्टाइल थोड़ी सी यही है कि मैं बच्चे को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलो देखते हैं क्यों ट्रिकी है। तो इसके अंदर हमें पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमें तीनों के अक्रॉस, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर, करंट दे दी यार, ये तो बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले आपका टोटल वोल्टेज निकालो। मेरे हिसाब से ये सबको आता होगा कि सर टोटल वोल्टेज हमें निकालना आता है। ये फॉर्मूला हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वी आर स्क्वायर के अंदर हम क्या कर देंगे, वी एल माइनस वी सी के होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ये हमने सबने किया हुआ है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 40 का स्क्वायर, एंड 40 माइनस 10 करोगे तो 30 का स्क्वायर, मतलब आपका फाइनली आ जाएगा 50 वोल्ट। अब ट्रिक क्या है? अब ये चीज अगर आपको पता है ना, तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ट्रिक ये है कि नॉर्मली हमें जो वैल्यूज गिवन होती है एसी के केस में, वो आरएमएस वैल्यूज होती है। बच्चों ध्यान रखना, ये ट्रिकी था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारी आरएमएस वैल्यू है ना। जबकि हमें करंट की कैसी वैल्यू दी हुई है? एम्पलीट्यूड की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है करंट की, दैट इज 10√2 एम्पियर। तो कोई पूछे बताओ करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे, तो करंट हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर, है ना। भावना कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट फील करो। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट केवल बता रहा हूं
कि देखो एक कॉन्सेप्ट यहां से आया, एक छोटी सी बात अगर आपको नहीं पता थी तो देखो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे आप समझो, है ना। तो 10 एम्पियर हमारी IRMS की वैल्यू हो गई। अब Z जो होता है वो होता है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो फिर हम 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 ओम। अब आंसर फोर्थ होगा, 5 ओम होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट ने डायरेक्टली इसको ही इससे डिवाइड कर दिया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करी होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर आया होगा, मैं बताता हूं कितना आया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आया होगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 10√2, मतलब 5 डिवाइडेड बाय √2। देखो जिस बच्चे का एक पेपर है ना, देख रहे हो, उसने भी यही वाला आंसर लगाया है। और ध्यान रखो बच्चों, आप कोई गलत अप्रोच लगाते हो, आप कोई मिस्टेक करते हो, और फिर आपका जो आंसर आता है अगर वो भी ऑप्शन में गिवन हो, तो ये मान लो भाई साहब पेपर बनाने वाले ने आपको भयंकर उलझाया है। वो चाहता है कि आप गलती करो, वो चाहता है कि आपका गलत आंसर आए, वो चाहता है कि आप गलत आंसर को देखते ही लपक के आंसर लगा दो। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर क्या लगाया होगा? 5 डिवाइडेड बाय √2 लगाया होगा, विच इज रॉन्ग। नाउ यू नो इट। तो अब समझो, एनटीए के दिमाग को समझो, एनटीए क्या चाह रहा है तुमसे। एनटीए चाह रहा है कि भाई साहब हर चीज समझ समझ के ध्यान देते हुए पढ़नी है, क्योंकि हम तुम्हें उलझाने के लिए तैयार है बिल्कुल अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत उलझन भरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, ढेर सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है पेपर के बाद में, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाने का एक ये फायदा है कि आप काफी सारे बच्चों के टच में रहते हो, तो वहां से फिर ये चीज मुझे पता चली। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है, इट वॉज नॉट ट्रिकी, इट वॉज नॉट अगेन, neither it was mixed concept based question, neither it was tricky question, तो it is the example of direct question, है ना। तो मैं फाइनली आपको तीनों ही तरीके के क्वेश्चन का एग्जांपल बता चुका हूं। सो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये इतना भी डायरेक्ट नहीं था, ठीक है, ये डायरेक्ट तो है बट नॉट दैट मच इजी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं लग रहे, ठीक है, नॉट दैट मच इजी। आपको थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको पता है कि यार करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। करंट डेंसिटी जी, ये होती है करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और करंट होती है NEAVD डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से एरिया चला जाएगा NE इंटू VD। तो कुछ कुछ तो बहुत आसान है, जैसे हम करंट डेंसिटी को डायरेक्टली यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? NEVD के बराबर होगी। मतलब D जो होगा वो किससे मैच करेगा? Q से। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना था, एनटी क्या चाहता है? एनटी ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल बुड़बक की तरह, मूर्खों की तरह हर ऑप्शन चेक करो। थोड़ा स्मार्ट बनो आप, तभी तो टाइम बचेगा, तभी तो दिमाग लगाओगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन देखना है। अब आपको पता पड़ गया कि हमारा फर्स्ट और थर्ड में से एक कोई आंसर करेक्ट होगा, तो जो चीज फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है ना उसको चेक ही मत करो। जैसे फर्स्ट में ए और आर मैच करवा रखे, थर्ड में भी ए और आर मैच करवा रखे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता पड़ गया कि ये पक्का किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख के पता लग गया। फिर देखो, एक में बी को एस से और एक में बी को पी से कनेक्ट करवा रखा है, तो हम बी को चेक कर लेते हैं, फिर सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना, ठीक है। तो बी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है बच्चों? 1/रो के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1/रो के बराबर होती है, सॉरी 1/सिग्मा, नॉट रो, ठीक है ना। रो को 1/रो के बराबर लिख रहा हूं, है ना। अच्छा, जे किसके बराबर होता है? सिग्मा इंटू ई के बराबर होता है। तो आपका सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? J/E के बराबर हो जाएगा। तो रो हो जाएगा आपका
ई चला जाएगा ऊपर, जे आ जाएगा नीचे, यानी कि आपको पता पड़ गया कि पक्का ये जो है एस से मैच करना चाहिए, मतलब पक्का हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अब सी को चेक करने की जरूरत नहीं है सर, मुझे तो आपसे ही पढ़ना, मुझे टाइम बता दो ना अच्छे से। हाँ निशी, मैं बता रहा हूँ ना 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है मेरा, और अभी के लिए फिलहाल के लिए आप YouTube के ऊपर मेरी क्लासेस देख सकते हो, है ना, वहां पे मैं बिल्कुल रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ। YouTube पे एक चैनल है नीट मेंटर्स करके, है ना, और बिल्कुल चिंता मत करो यार, मैं बहुत साथ में लेते हुए चलता हूँ। ये YouTube चैनल है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे फॉलो करो, फिर 22 से तो अपना प्लस कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बट तब तक आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए मैं आपको यूट्यूब वाला बता रहा हूँ, अदरवाइज यूट्यूब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब से ही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखा जो मिक्स कंसेप्ट बेस्ड था, एक क्वेश्चन देखा जो ट्रिकी था, है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नितिका, यूट्यूब पे रेगुलर ही होती है क्लासेस, है ना। बट आपको पता है ना, यूट्यूब प्लस स्पेशल क्लास, और एक आपको डायरेक्ट प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, बट चॉइस इज योर्स ऑलवेज। बट मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि किसी के साथ मतलब ऐसा भेदभाव ना किया जाए, मतलब ठीक है यार, प्लस सब्सक्रिप्शन के अपने बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस हैं, उनको आप ऑब्वियसली यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस के थ्रू नहीं पा सकते। बट यस, मैं इतना जरूर इंश्योर करता हूं कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम से कम यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी मैं उसकी तैयारी करवा दूं, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। वहां पे बस थोड़ा बच्चे को अपनी तरफ से मेहनत ज्यादा करनी होती है। प्लस के अंदर मैं हाथ पकड़ के चलाता हूँ, एक एक चीज में सिंगल चीज भी उसकी उंगली पकड़ के सिखाता हूँ, ठीक है, ऐसा है कुछ, बाकी कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ये देखो अगेन ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों भाई साहब? डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला किसी को नहीं पता इसका। मिक्स्ड कंसेप्ट भी नहीं है, क्योंकि यहां पर अलग अलग चैप्टर से कंसेप्ट को नहीं उठाया गया। अ काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है? एक फैक्ट है, अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्या है फैक्ट? दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स आपको दिए हुए, थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के बता देता हूं। रेडियस R1 और R2, उन दोनों को वायर से कनेक्ट किया जाता है। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखना कि जैसे ही आप दो कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर देते हो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये बहुत ट्रिकी फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, चार्जेस को बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जब भी दो कंडक्टर्स को, ये आपका कंडक्टर 1 है और ये आपका कंडक्टर 2 है, इनको जब भी किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो इनका ध्यान रखना, पोटेंशियल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी कि पहले वाले के ऊपर पोटेंशियल होगा k टाइम्स पहले वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय R1, और दूसरे वाले का पोटेंशियल होगा k टाइम्स दूसरे वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय R2। अब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सभी लोगों को आता होगा। चार्ज को डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में हम लिखेंगे k टाइम्स सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, और ये हो जाएगा k टाइम्स सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। R1 से R1 चला गया बेटा, R2 से R2 चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, k से k चला गया। तो आप नोटिस कर रहे हो, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 सरप्राइजिंगली कितना आएगा? सरप्राइजिंगली ये आएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय R1। सरप्राइजिंगली कितना आएगा? R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो, R2 डिवाइडेड बाय R1। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसके चार्जेस को सेम कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो गलती करी होगी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो गलती करी है वो क्या है, उनको लगा होगा कि चार्ज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
सर पहले R2 क्यों होगा सर? कौन से वाले में? अरे नहीं मैंने, अच्छा R2 ऊपर क्यों आया, R1 नीचे क्यों आया, ये पूछ रहे हो ना? ये तो देखो ना, आप करके देखो कैलकुलेशन। यहाँ पे R2 की सिंगल पावर बच रही है इधर की तरफ, और इधर R1 की सिंगल पावर बच रही है, तो सिग्मा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना अपन, सिग्मा 2 को नीचे ले आएंगे, और इधर आपका R1 ऊपर बैठा है उसको नीचे ले जाओगे, है ना, ऐसे करके। ये तो सिंपल किया है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, R1 से इधर और इधर से इधर, इस तरीके से। एंड थैंक गॉड इस तरीके के डाउट्स पूछते हो तुम, वरना मैक्सिमम बच्चे पूछते नहीं है, ऐसे डाउट्स पूछने चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, चार्ज को सेम कर दिया होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हिसाब से सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा 1 तो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। Q से Q कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। फिर लोगों को लगा होगा कि यार हमने थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है, तो वो जल्दीबाजी में फोर्थ ऑप्शन लगा के आ गए। ये गलती करी है मैक्सिमम बच्चों ने। देखो इस बच्चे ने भी फोर्थ ऑप्शन लगाया, कंफर्म कहता हूं इस बच्चे ने यही गलती करी होगी, या तो इसने तुक्का लगाया होगा या फिर इसने यही गलती करी होगी, विच इज क्वाइट रॉन्ग। आ रहा है बच्चों समझ में? Why this question seems very much easy but it is indeed a tricky question. ये चीज ध्यान दो, और ये चीज सीखनी है आपको यार। अब ये चीज कोई सिखाता नहीं है। जब मैं आपको रेगुलरली पढ़ाने लग जाऊंगा तो ऐसा सेशन पता नहीं वापस से कब होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं पेपर के अंदर। क्या आपको लग रहा है अच्छा आज का सेशन? यार ये तो वाकई बहुत यूनिक तरीके का सेशन है। सब लोग सॉल्यूशन बताते हैं, ये है वो है, ये अलग ही बता रहे हैं बिल्कुल एकदम कि हाँ यार क्वेश्चन का लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे पता करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है कौन सा डिफिकल्ट है, कैसे हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं, है ना, सबके ऊपर लिखता चला जाता हूं। ये भी आपका कैसा क्वेश्चन था बच्चों? ट्रिकी क्वेश्चन था। और ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है? ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिकी भी कह सकते हो, मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड भी कह सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली इसको मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी दो अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। देखो कैसे, आपको कहा गया है कि एक पी टाइप है एक एन टाइप है, दोनों के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसेंट्रेशन है वो सेम है ना। एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या लगा होगा बच्चों? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगा होगा कि एज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगा होगा कि एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर concentration is same, concentration is same। इसका मतलब करंट इन एन टाइप, करंट इन एन टाइप ये किसके बराबर होना चाहिए? करंट इन पी टाइप के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगा हो। इनफैक्ट अगर मैं आपकी जगह होता तो लिटरली बता रहा हूं मेरे को भी ऐसा ही लगता। क्यों? क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी की एक ऐसी छुपी हुई लाइन को पकड़ा है जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता जिसके ऊपर। आपके दोनों चार्ज कैरियर्स में फर्क होता है बच्चों। आपके इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है ना, आपके इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो आपके होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो बड़ी आसानी से ड्रिफ्ट करने लगते हैं। अब होल्स का कॉन्सेप्ट तो हमने बनाया था। होल्स का मतलब होता है कि आपके जो वैकेंट बॉन्ड्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से शिफ्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो रियल पार्टिकल्स होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है होल्स के कंपैरिजन में। अब आपका करंट का क्या होगा? तो देखो अगर हम बोले आई एन जो होगा तो ये करंट हो जाएगा आपका एन
दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज की वैल्यू है E, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, NEA VD। और VD को अपन क्या लिख सकते हैं, VD को अपन लिख सकते हैं म्यू N मल्टीप्लाइड बाय E। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्यों दिया गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना देना है। तो आप नोटिस कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज कैरियर डेंसिटी सेम है, चार्ज भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है ना। फर्क किसका पड़ रहा है, केवल और केवल म्यू एन और म्यू एच का, ठीक है, इसको म्यू ई लिख देता हूं। और अगर अपन आई एच की बात करें तो ये भी एन ई ए, ये हो जाएगा म्यू एच मल्टीप्लाइड बाय ई। तो सारा का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच है, इसका मतलब आई ई जो होगा, या आई ई लिख देता हूं मैं इसको, आई ई जो होगा वो भी डेफिनेटली आई एच के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब एन टाइप के अंदर जो करंट होगा वो पी टाइप के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, ये जेई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी टाइम पर इसको जेई के अंदर पूछा था। मैं इसलिए बच्चों को बोलता रहता हूं कि जेई के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जेई के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कोई नहीं सुनता मेरी बात। ये जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी भले ही आपने नहीं पढ़ी होती, बट जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, यहां पर क्या कहा जा रहा है आपसे, a capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by this. The displacement current, अगेन कैसा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये एक मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया ये। यहां पर आपको दो अलग अलग चैप्टर से कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं, एक तरफ से एसी और एक तरफ से ईएमआई, और उन दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन। इनफैक्ट आप कैपेसिटर वाला फंडा भी यहां पर अपना सकते हो। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, सी टाइम्स वी के बराबर होता है। तो आपका चार्ज हो जाएगा सी टाइम्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बच्चों वो होती है डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो चलो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, सी वी नॉट ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय, तो हमने चार्ज को लिखा C इंटू वी, वी की जगह हमने रखा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने की कोशिश करी है। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। तो अगर आपको नहीं पता कि चार्ज जो होता है वो C इंटू वी होता है ना, आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लगाते रह जाओगे। यार डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो क्या हुआ करता था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ढूंढेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जो उनका रटा हुआ होगा वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई डिवाइडेड बाय dt, पता नहीं फ्लक्स निकालने चले जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. बहुत अच्छी बात है। If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by. So again it is an example of mixed concept based questions. यहां पर सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो कैसे करोगे, पहले तो देखो ऑप्शंस देख के घबरा मत जाना, ऐसे ऑप्शंस देख के नॉर्मली बच्चे घबरा जाते हैं। हमें सीधा सीधा कहा गया है कि पार्टिकल जो है एक सर्कल के अंदर मूव करता है, रेडियस r है, टाइम पीरियड t है। तो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई r अपॉन v,
तो जो v होगा वो हो जाएगा 2πr/t। पहली बात तो ये पता पड़ गई, यही हमारी प्रोजेक्शन स्पीड होगी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। यही क्या हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आगे का खेल तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। हमें कहा गया है थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। हम v की वैल्यू भी रख देंगे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें कितनी दे रखी है, 4 टाइम्स r दे रखी है। बस फॉर्मूला ही तो रखना था, इधर से उठा के इधर ही तो रखना था। तो रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। एक पावर r की चली गई, एक 4 चला गया यहां पर, तो आपका जो साइन थीटा है वो किसके बराबर बच गया, 2g टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर टाइम्स r। इसका कर दिया हमने होल रूट, होल रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो देखो 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर हाफ, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दैट यू शुड नो। आ रहा है सब बच्चों को समझ में? तो अब एनटीए क्या चाहता है बच्चों, एनटीए चाहता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहे पेपर के दौरान, आपका एग्जाम टेम्परामेंट जो है वो अच्छा रहे, है ना। सारे क्वेश्चन आप लोग अगर थोड़े ठंडे दिमाग से करोगे तो कर सकते हो, बट अगेन ऐसी अवस्था हासिल करने के लिए, सर जैसी अवस्था हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। ये बहुत क्लियर कट है कि भाई साहब मोबाइल के अंदर गेम मत खेलो, यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर एक दूसरे टीचर्स की स्पैमिंग मत करो, है ना। ये सब करने लग गए थे बच्चे, आदत पड़ गई थी पिछले 2 साल के अंदर। उनको लगने लगा था कि इससे इसको करते करते भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हो भी रहा था पिछले 2 साल के अंदर, बट अब पॉसिबल नहीं है। अब तो भाई साहब आप क्लियर कट ये मान लो कि एनटीए ने अपना लेवल घटाया बढ़ाया, अब हल्का सा कम कर देगा, ताकि अगली बार ये शिकायत ना करें कि पेपर डिफिकल्ट था, हल्का सा कम, ताकि अगली बार लोग यही बोलेंगे कि हाँ यार इस बार इजी था पेपर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerated 5 meter per second square at time t is equals to 4 second. A ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equals to 6 seconds? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन तो है ही है, प्लस मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड प्लस ट्रिकी क्यों है भाई साहब, देखो तो पहले तो आपकी कार स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो कार के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन कार के बारे में बात करें तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। हाँ सर, कल होगी हमारी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है, जो होती है नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से, मैं भी उनको स्केड्यूल करूंगा, ठीक है ना। देखो 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 फटाफट से, तो यू तो हमारा 0 है बच्चों, कार की बात कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भावना, अभिषेक, राजीव, तुम सब लोग ट्राई करो यार, ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना मैंने, टॉपिक है ना। अब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर आपने उसको क्या करा है, ड्रॉप किया है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक जाते जाते आपकी स्पीड कितनी होगी पहले वो पता लगा लेते हैं। तो हमें टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 4 सेकंड दे रखा है ना। तो हमारी बताओ फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लगती हुई दिख रही है सबको। तो v हो जाएगा आपका u प्लस ए टी, ए मतलब 5, t मतलब 4 मतलब 20
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब क्या हुआ कि आप कार से ड्रॉप कर रहे हो, है ना, अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, बट कार खुद भी तो जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब जिस बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, वो एग्जैक्टली नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, इसकी खुद की भी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, है ना, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। इसकी खुद की भी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको एग्जैक्टली नीचे गिरते हुए नजर नहीं आएगी, ये आपको क्या करते हुए नजर आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नजर आएगी। तो हमसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मान लो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक ये चलते 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 यहां पर आ गई। कहां पर आ गई, यहां पर। सर मेरे मोबाइल में तो आपकी स्लाइड ही शो नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन कैसे समझू सर, ओनली आपके समझाने के लिए मेथड सुन रही हूँ। भावना, आप ना एक बार अनअकैडमी की जो हेल्पलाइन है ना, उस पर कॉल करके पूछना कि व्हाई योर ऐप इज नॉट वर्किंग फाइन, है ना, वो आपको तुरंत रिजोल्यूशन देंगे इसका, ठीक है। तो मान लो 6 सेकंड तक जाते 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 वो यहां तक आ गई। अब देखो एक चीज तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकेंड। ये बच्चों ध्यान रखना, 6 सेकेंड पर हमें उसका एक्सेलरेशन पता लगाना है। अब सोचो वो कार के अंदर नहीं है, तो कार के साथ साथ एक्सेलरेट नहीं करेगा वो, अब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जो है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो कि इसके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो तो पक्का जी के बराबर हो जाएगी, मतलब पक्का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया बच्चों, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही चाहता है एनटीए, एनटीए यही चाहता है कि आप ये दिमाग लगाओ कि भाई साहब पहले कौन सी चीज जो डायरेक्ट आ रही है उसको निकाल के चेक किया जाए। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा, एक्सेलरेशन बाद में दे रखा है, उसको बाद में निकालेंगे, पहले उन्होंने वेलोसिटी निकाली होगी। डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालोगे, आपको पता है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है एक्सेलरेशन। ये चाहता था एनटीए, एनटीए नहीं चाहता था कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा होगा, पहले वेलोसिटी निकाली होगी। अब वेलोसिटी निकालने में देखो कितना टाइम वेस्ट करेंगे वो, देखना उनको पता होगा, और वो भी जिस जो कर पाएगा उसी की बात कर रहा हूं मैं, हर कोई तो वेलोसिटी वैसे भी नहीं निकाल पाएगा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी डेफिनेटली 20 मीटर पर सेकंड, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अपन कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई डायरेक्शन के अंदर, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी a। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर, तो 4 सेकंड पर छोड़ा, 6 सेकंड पर पूछ रहे हो, तो 2 सेकंड का अंतराल है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका, सॉरी नॉट स्क्वायर नहीं करना, टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 20। तो आपकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है ये हो जाएगी आपकी vx, और ये हो जाएगी आपकी vy। तो ओवरऑल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 20 रूट 2। मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी होगी, जिन्होंने खासकर वेलोसिटी निकाली है उन्होंने तो डेफिनेटली गलती करी होगी। मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर दो वेलोसिटीज होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैक्सिमम बच्चों ने वर्टिकल वेलोसिटी निकाली होगी, और शायद मेरे हिसाब से 20 मीटर पर सेकेंड और 0, मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट करा होगा मैक्सिमम बच्चों ने। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज मिक्स कंसेप्ट बेस्ड, बिकॉज दो अलग अलग जगह के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, प्लस ट्रिकी ऑल्सो, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 एम्पियर and resistance capital R is wound up as a current carrying
coil in the shape of an equilateral triangle of side A and a square of side A, the magnetic dipole moment of the coil in each case respectively is. अब देखो बच्चों, यहां पे एक तरीका तो मैं आपको बताता हूं इसका, अगर मान लो मुझे सॉल्व करना होता तो, कि हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो NIA के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? NIA. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? NIA के बराबर होता है. नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है. अब यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप. तो अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? आपके 12A, और एक टर्न की लेंथ कितनी होगी बच्चों? 12A है. आप A एक टर्न की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 3A हो जाएगी. तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. करंट कितनी बह रही है? करंट बह रही है आपकी, ठीक है, करंट के बारे में बता ही नहीं रखा. द मैग्नेटिक इन ईच कॉइल करंट I होगी, ठीक है ना. तो ये करंट I दे रखी है, ठीक है. करंट हो गई आपकी I, और एरिया. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, और जो हाइट होती है ना बच्चों वो होती है आपकी √3 डिवाइडेड बाय 2a. √3 डिवाइडेड बाय 2a. तो आप वैसे डायरेक्ट ध्यान रखा करो, √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है. ठीक है, चलो रखो सब कुछ. तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा N मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय एरिया √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a स्क्वायर. 4 से 4 चला गया, √3I a स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है. √3I a स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? आपको दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, एक ही सवाल को करते ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. दूसरा होता है, अगर मान लो अपन स्क्वायर की बात करते तो स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाते हैं आपकी? 12A डिवाइडेड बाय 4A, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते 3, करंट हो जाती I, और एरिया हो जाता आपका a स्क्वायर. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता 3 × I × a स्क्वायर. अब यहां पे भी NTA ये चाहता है बच्चों कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहले ना निकालो. आप किसका निकालो सबसे पहले? ठीक है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालोगे तो आपको एक का ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज 3IA स्क्वायर आपको 2 ऑप्शन में मिलेंगे. तो थोड़ा बहुत आप हो सकता है मैनेज ना कर पाओ. ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो और लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बारे में कंक्लूड करेंगे कि क्या हुआ, मतलब क्या कहना. सो दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. आपके पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था, क्योंकि इस टॉपिक को नॉर्मली बच्चे पढ़ते नहीं है. बच्चे वैसे भी एसी के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूलाज रट के जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, है ना. तो सीरीज एलसीआर सर्किट है विच इज कंटेनिंग 5 इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है. तो हमें एल दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 5 हेनरी. हमें सी दे रखा है 80 माइक्रोफैरड, और हमें आर दे रखा है विच इज 40 ओम, है ना. अब देखो यहां पे क्या ट्रिक है, मतलब आपको पता होना चाहिए था. हमें कहा गया है connected to a 230 volt variable frequency AC source, the angular frequency of the source at which power transferred to the circuit is half the power at resonant angular frequency. मतलब यहां पर ये जो बात करी जा रही है ना, ये बात करी जा रही है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बारे में. और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, बट हमें ये वैल्यू जरूर पता होती है कि ω1 - ω2, अगर ये दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, ω2 माइनस ω1, ये होता है आपका सिंपली R/L। ये जिसको पता था उसने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। देखो R कितना दे रखा है आपको 40 और L दे रखा है आपको 5, ये 8 टाइम्स चला गया। अब ये ट्रिकी क्यों है, क्योंकि ये चीज लोगों को नहीं पता होती। ये चीज नहीं पता होती कि यार ये जिस फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर रहा है वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है, ये नहीं पता होता नॉर्मली। चलो ये भी पता है तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है नहीं पता होता, नहीं बच्चे याद करते इस फॉर्मूला को। जिसको याद होगा वो ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और उसमें भी फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 8 है, इस ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, इस वाले ऑप्शन के अंदर भी नहीं है। डेफिनेटली कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एनटीए वांट्स फ्रॉम यू। ये चाहता है एनटीए तुमसे कि आप ना केवल पढ़ो, ना केवल आप सिर्फ और सिर्फ गधों की तरह मेहनत करो, है ना, इधर उधर किताबों को रटते फिरो। ये चाहता है कि आप चीजों को सीखो, समझो चीजों को, और पेपर के दौरान भी आप अपनी स्मार्टनेस को बरकरार रखो। यार आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप किसी भी बीमारी के बारे में टेक्स्ट बुक के अंदर तो पढ़ोगे, है ना, टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे आप, हर बीमारी की टेक्स्ट बुक नॉलेज आपके पास में होगी, बट उसके बेसिस पे कोई थोड़ी ना डॉक्टर बनता है यार। डॉक्टर कैसे बनता है, हर केस डिफरेंट होता है, वहां पर आपको स्मार्टनेस दिखानी होती है। मैं भी पिछले 2-3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहा हूं, तो मुझे पता है कि हाँ यार डॉक्टर्स की जॉब जो है वो इतनी रिवॉर्डिंग क्यों है। समझ में आ रहा है। पिछले 2 साल से एनटीए को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि यार आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए जो एग्जाम ले रहे हो इतना इजी ले रहे हो, कैसे डिफरेंशिएट करोगे एक इंसान जिसको एक दूसरे इंसान के जीने मरने के डिसीजंस लेने होंगे, एक ऐसा इंसान जो कि एग्जाम के अंदर घबरा जाता है, स्ट्रेस के अंदर आ जाता है ना, उसको आप कैसे डॉक्टर बनने के लिए अलाउ कर सकते हो यार, नहीं कर सकते। तो यहां पर एनटी ने अपना पूरा का पूरा पेपर का माइंडसेट चेंज किया है। तो अब हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं बच्चों, माइंडसेट ऑफ एनटी, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। क्या है माइंडसेट, क्या माइंडसेट रह रहा है अब एनटीए का, माइंडसेट ऑफ एनटीए रिगार्डिंग नीट, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी बच्चों, एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रहा हूं कि यहां पर बच्चों ने सेशन को इस समय तक अटेंड करने की जरूरत ही नहीं समझी यार, बस यही बीमारी तुम्हें खाई जा रही है। कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है मुझे एक बार बता दो, दोज हु आर प्रेजेंट जस्ट कमेंट मी एनीथिंग, यस हाय वी आर देयर, इस तरीके का कोई भी कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और बच्चे, ये गड़बड़ है यार, ये बहुत गड़बड़ है। इस एटीट्यूड को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यार, बस यही बहुत बड़ी गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था सेशन के आखिरी में, और मैं देख रहा हूं कि बच्चे रुके ही नहीं यार। ऐसे बहुत दुख होता है यार, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता ये सब फ्री और ये सब के अंदर यार। ये तो आप बोलते हो ना कि जरा हमें फ्री में पढ़ा दो, हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड बेकार है, ये है वो है, क्यों क्यों पढ़ाए यार तुम्हें फ्री में, तुम रुकते हो क्या यार, एक बात बताओ। ठीक है, चलो यार खत्म करते हैं सेशन को। माइंडसेट ऑफ एनटीए क्या है, तो एक तो पहला पहला जो कंक्लूजन है वो तो ये है कि पेपर जो है वो हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा आपसे, पेपर हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। अब नहीं होगा आसान पेपर, 19 और 20 जैसा पेपर अब कभी
नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, वरना इस साल वाले बच्चे जो है ना वो जान खा जाएंगे एनटीए वालों की कि आपने हमारा साल क्यों बिगाड़ा। तो अब इतना ज्यादा ड्रास्टिक डाउनवर्ड गैप जो है वो कभी भी नहीं आएगा। ये करना जरूरी था एनडीए के लिए, ताकि अब अगले साल बच्चे ये कह सके कि हाँ चलो पेपर पिछली बार से तो आसान है, ठीक है ना। इस तरीके से मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर का लेवल रहेगा, है ना। आपकी नॉलेज से ज्यादा, आपकी नॉलेज से ज्यादा क्या चेक किया जा रहा है? आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका एग्जाम टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है। एग्जाम टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक किया जा रहा है। एग्जाम टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाउ गुड यू आर एट हैंडलिंग प्रेशर। प्रेशर को जब हैंडल करने की बात आती है तो आप लोग कितने अच्छे हो, ये एक चीज चेक करी जा रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको डॉक्टर बनने के लिए करा जा रहा है ना ये एंट्रेंस एग्जाम, तो ये बहुत जरूरी होता है कि तुम कितने अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो एनटीए तुम चाहता है कि तुम बाहर चले जाओ इस रेस से, तुम आओ ही नहीं एमबीबीएस करने, ये चाहता है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? फिल्टर आउट करना। तो ऐसे लोगों को एनटीए बाहर भगाना चाहता है जो कि प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही हाउ काम एंड प्रोएक्टिव यू आर। प्रोएक्टिव यू आर, शांत रहोगे, प्रोएक्टिव रहोगे, ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर ढूंढी जा रही है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपके सामने जो अभी प्रॉब्लम आ रखी है उसको तुम बहुत शांत दिमाग से देख पा रहे हो और फिर उसके ऊपर तुम कुछ डिसीजन ले पा रहे हो। एक तो होती है रिएक्टिवनेस, कि तुम रिएक्ट करते हो, अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो करा ही नहीं था, ये तो प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं होता था, ये कहते हैं रिएक्टिवनेस। और एक होती है प्रोएक्टिवनेस, शांत दिमाग है, प्रॉब्लम आई सिरे से देखा, उसको नए सिरे से देखा और फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो कितने शांत हो, कितने प्रोएक्टिव हो तुम, ये चीज चेक करी जा रही है अब एनटीए के द्वारा। एनटीए चाहता है कि जो लोग शांत नहीं रह पाते, जो लोग प्रोएक्टिव नहीं होते, उन लोगों को इस रेस से बाहर कर दिया जाए। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ स्मार्ट यू आर। तुम कितने स्मार्ट हो। एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ में बताया था कि एक सवाल में अगर आप एक तरीके से करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उलझने के चांसेस है, और दूसरे तरीके से करते हो तो टाइम भी नहीं लग रहा और उलझने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है। एक चीज निकाली, ऑप्शन में देखा, आपका आंसर करेक्ट लगा के आगे बढ़ गए। तो कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो आप, कितना स्मार्टली आप नई सिचुएशन के साथ में डील करते हो, इसको चेक किया जा रहा है एनटीए के द्वारा। ये बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी क्वालिटीज आपके अंदर तब डेवलप होंगी, ये क्वालिटीज तब डेवलप होंगी आपकी, ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको करने के लिए आपको सीरियसली एंड कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ये ध्यान रख लेना बच्चों, इसके बिना अगला नीट का एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ एनटीए एंड दिस इज और सेशन। ये हमारा आज का सेशन था बच्चों। इस सेशन के अंदर अगर आप कभी
और किसी को रिकमेंड करना चाहो तो रिकमेंड कर देना बच्चों, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। कोई भी आपको इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करेगा कि यार आखिर में एनटीए का माइंडसेट क्या है, वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज का हमारा सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड इट वाज वेरी मच नेसेसरी। मैंने आपको बताया था ना, क्यों? क्योंकि जिस शत्रु से हम लड़ने जा रहे हैं, अगर उस शत्रु को हमने नहीं जाना तो फिर हम लोग अंधेरे में तीर मारते रह जाएंगे। हमने नहीं जाना कि यार हमारा शत्रु तो बहुत छोटी हाइट का है, हम ऊंचाई पर तीर मारते रहेंगे, वो बचा रह जाएगा। तो हमारे शत्रु को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस सेशन वाज फॉर दैट। सो जब भी कभी आपको नीट को लेके डाउट आ जाए ना, इस सेशन की लिंक जो है वो संभाल के सेव कर लो कहीं पे, आपको इस सेशन को दोबारा से देखना है और आपका मोटिवेशन जो है वो वापस से आ जाएगा। मैं इसी तरीके की मोटिवेशन सेशंस रखता हूं, ठीक है ना, ये मेरा तरीका है मोटिवेट करने का, मैं फालतू गपशप के तरीके से मोटिवेट नहीं करता चीजों को, ठीक है ना। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन, एंड अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो जरूर मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लेना। और एक और चीज, अनअकैडमी के ऊपर ये जो सेशन है इसको रेट करने का ऑप्शन आता है, तो वहां पर आपकी जो रेटिंग्स है वो अगली बार कितने बच्चों को मेरा सेशन रिकमेंड किया जाएगा इसको डिटरमाइन करती है, तो वो भी आप कर लेना। अच्छी रेटिंग्स दोगे, अगर आपको अच्छा लगा है तो, है ना, ईमानदार रेटिंग्स देना, तो वो भी जरूरी है ना, आपके फीडबैक भी जरूरी है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।